हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। इस टेंस की पहचान होती है, ठीक है, इस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप वाक्यों के अंत में देखेंगे तो आपको मिलेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। चलिए देखते हैं सहायक क्रिया इस टेंस की क्या होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। चलिए इस टेंस की मुख्य क्रिया जान लेते हैं। इस टेंस की मुख्य क्रिया क्या होती है आप जानते हैं भाई। वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कई अवस्थाएं होती हैं। इस टेंस में हम कौन सी अवस्था का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एस या ईएस का प्रयोग कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से सीखिए। एस या ईएस का प्रयोग आप कैसे करेंगे तो देख लीजिए। जब वर्ब का अंतिम अक्षर, ठीक है, वर्ब मीन्स क्रिया होती है, तो जो क्रिया है उसका अंतिम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो तो वर्ब के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, वर्ब का अंतिम अक्षर यदि क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आपको उसके अंत में क्या प्रयोग करना है? उसके अंत में एस का प्रयोग करना है। क्लियर है ना? चलिए जैसे समझ लीजिए, हमने आपके लिए 4 वर्ब्स लिख के रखी हुई हैं समझाने के लिए। अब आप समझ लीजिए, हर वर्ब का आप अंतिम अक्षर देखिए। क्लियर है ना? हर वर्ब का आपको क्या देखना है? अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, यदि अंतिम अक्षर आपका क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वर्ब में आपको एस प्लस करना है। क्या प्लस करना है? एस प्लस करना है। ठीक है, एस प्लस कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका रीड्स। क्लियर है ना? रीड में अंतिम अक्षर डी है, डी कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए रीड्स हो गया। इसी प्रकार से हर वर्ब में देखिए, रन में एन कॉन्सोनेंट है, वर्क में के कॉन्सोनेंट है, लर्न में एन कॉन्सोनेंट है। तो हर वर्ब में हमें क्या ऐड करना है? एस ऐड करना है। तो इस प्रकार से हमारा रन का क्या हो जाएगा? रन्स हो जाएगा। वर्क का क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। लर्न का क्या होगा? लर्न्स हो जाएगा। क्लियर है ना? लर्न का क्या होगा? लर्न्स हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो गई है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आप नंबर देखिए, नियम नंबर 2, इसमें देखिए, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, या तो जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो और अंत में सी एच या डबल एस या एस एच हो, तो वर्ब के अंत में आपको क्या लगाना है? ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए, वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो या सी एच डबल एस एस एच हो तो वर्ब के अंत में ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके लिए यहाँ पर हमने 4 वर्ब्स एग्जाम्पल के लिए लिख के रखी हुई हैं। आप हर वर्ब को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहले गो लिखा हुआ है जिसका अंतिम अक्षर ओ वॉवेल है, फिर सी एच है, फिर तीसरी वर्ब में डबल एस है, चौथी वर्ब में आपका एस एच लिखा हुआ है। तो देखिए, ओ वॉवेल होता है, सी एच और डबल एस और एस एच के अंत में आपको बताया गया है ई एस ऐड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से याद कर लीजिए कि किसी वर्ब के अंत में वॉवेल आ रहा है तो ई एस लगाना है, सी एच आ रहा है तो ई एस लगाना है, डबल एस आ रहा है तो ई एस लगाना है, एस एच आ रहा है तो भी ई एस लगाना है। तो गो में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। टीच में ई एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा। क्रॉस में अगर हम ई एस ऐड करेंगे तो क्रॉसेस हो जाएगा। फिनिश में ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिनिशेस हो जाएगा। ठीक है, तो गो में ई एस गोस, टीच में ई एस टीचेस, क्रॉस में ई एस
क्रॉसेस, फिनिश में यस, फिनिशेस। तो इस प्रकार से यह हमारी वर्ब्स जो हैं वह क्या हो गई हैं, सिंगुलर हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम को देखते हैं। नियम नंबर 3, जब वर्ब के अंत में वाई हो, ठीक है, याद रखेंगे कोई ऐसी क्रिया आ सकती है जिसकी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, तो आपको ध्यान देना कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो और तो आपको वाई को आई में बदल देना है और वर्ब के अंत में ईएस लगा देना है। ठीक है, फिर से देखिए, अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल दीजिए और वर्ब के अंत में क्या लगा दीजिए, ईएस ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए जैसे आप देख लीजिए, आपके लिए 3 वर्ब समझाने के लिए लिखी हुई हैं, समझ लीजिए। देखिए, फ्लाई, क्राई, ट्राई सभी का अंतिम अक्षर वॉवेल है और उसके पहले आप देखिए कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। देखिए, फ्लाई में एल कॉन्सोनेंट है, क्राई में आर है और ट्राई में आर है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी FLI, यानी फ्लाई की स्पेलिंग क्या होगी, FLI। क्राई की स्पेलिंग क्या होगी, CRI। ट्राई की स्पेलिंग क्या होगी, TRI। ओके, तो अब देखिए इसमें हम ES ऐड कर देंगे, तो सब में ES ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो गई हैं। तो ये हो गया फ्लाइज, ठीक है, और ये वर्ब हो गई क्राइज, CRIES हो गया, और ये हो गया ट्राइज, TRIES। क्लियर है, तो इन वर्ब्स को आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट नियम को समझते हैं। तो देखिए इसमें जब वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावेल हो तो वर्ब के अंत में एस लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब के अंत में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो जब वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावेल हो तो वर्ब के अंत में एस लगा देते हैं। याद रखिएगा, इस तरह की वर्ब्स को सावधानी से आप ध्यान से पढ़िए। चलिए जैसे समझ लेते हैं। हमने 3 वर्ब्स आपके लिए लिख के रखी हुई हैं, समझ लीजिए। हमने लिखा है प्ले, प्रे और पे। देखिए तीनों में देखिए अंतिम आपका अक्षर वाई है और वाई से पहले वॉवेल ए लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसका सिंगुलर करते समय इसमें हम एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका हम बना लेंगे सिंगुलर। तो हमारा सिंगुलर क्या बन जाएगा, प्ले का सिंगुलर क्या बनेगा भाई, प्ले का सिंगुलर बन जाएगा हमारा प्लेस। ठीक है, तो आप लोग बड़ी ही बारीकी से इस सब बातों को समझिए, इनको अपने एक नोट कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रेज, प्रेज का क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पे का क्या होगा, पे का भाई पेज हो जाएगा। तो ये सारी हमारी वर्ब्स सिंगुलर हो गई हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को सिंगुलर बनाना आ गया होगा। चलिए अब अनुवाद करने के नियमों को सीखते हैं कि हम किस प्रकार हिंदी अनुवादों को अंग्रेजी में करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अनुवादों को करना सीखेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या होता है भाई, पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, चलिए इसमें पहले नियम को देखते हैं कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन नाउन्स। ठीक है, नाउन का मतलब होता है भाई, सेंटेंस में नाउन कहाँ होगा भाई, कर्ता के स्थान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। क्लियर है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन नाउन्स। नाउन्स का मतलब कर्ता, कर्ता मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट की हो रही है बात, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म। क्लियर है ना, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको एक उदाहरण समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, अनुवाद को करने से पहले चलिए सूत्र जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, कैसे हम अनुवाद करेंगे। बड़ी ही आसानी से आप अनुवाद करना सीखें सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र को याद कर लीजिए, आप कोई भी अनुवाद करने में चूकेंगे नहीं, आपका अनुवाद बिल्कुल सही होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये काम करेंगे तो आप आसानी से हिंदी अनुवादों को अंग्रेजी में कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है वर्ब, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। क्लियर है ना? तो आप चाहे जैसे समझें, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों प्रकार से समझ करके वाक्यों का अनुवाद करिए। क्लियर है ना? तो अब देखिए इसमें मैं जो है वो क्या है, करता है यानी सब्जेक्ट है। ठीक है, एक पत्र क्या है भाई, एक पत्र आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? लिखता हूँ, लिखता हूँ क्या भाई, लिखता हूँ हो गई आपकी क्रिया। तो अब फटाफट काम करना शुरू करते हैं सूत्र के माध्यम से। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है? सबसे पहले अंग्रेजी लिखनी है भाई कर्ता की। कर्ता क्या है? मैं। ठीक है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, फटाफट लिख लीजिए आई। क्लियर है ना? अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब क्या भाई, लिखता हूँ, लिखता हूँ की अंग्रेजी होती है राइट, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। तो राइट हो गया एक पत्र, ऑब्जेक्ट की बारी ए लेटर हो गया। तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ का अनुवाद क्या होगा भाई, आई राइट ए लेटर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए अनुवाद। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, दौड़ते हो वर्ब हो गई, और इसमें हम बहुत तेज को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, बहुत तेज हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसका अनुवाद करना सीखते हैं कि हम किस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले अंग्रेजी भाई हमने सूत्र लिख लिया है, तो हम सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यू है। इसके बाद हम दौड़ना की अंग्रेजी लिखेंगे, तो दौड़ना की अंग्रेजी रन होती है, तो हो जाएगा यू रन। बहुत तेज, बहुत मतलब वेरी होता है। ठीक है, बहुत की अंग्रेजी वेरी और तेज की फास्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से तुम बहुत तेज दौड़ते हो का अनुवाद अंग्रेजी में होगा यू रन वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे अपने भाइयों को पीटते हैं, इसका हमें अनुवाद करना सीखना है। तो इसमें सब्जेक्ट है वे यानी दे, और पीटते हैं कि अंग्रेजी बीट हो गई। अपने भाइयों को दियर ब्रदर्स। ठीक है, दे बीट दियर ब्रदर्स। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हम अनुवाद देखते हैं। हम कमरे में सोते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम है इसमें सब्जेक्ट। हम की अंग्रेजी होती है वी, सोना वर्ब है, तो सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, तो वी स्लीप। अब कमरे में की अंग्रेजी लिखना है, तो हो जाएगा इन द रूम। ठीक है, तो वी स्लीप इन द रूम। इस प्रकार से हम अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो देखिए पक्षी आपका नाउन सब्जेक्ट आ गया इस बार। तो नाउन में हम कॉमन नाउन के साथ में द के लिए यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा पक्षी की अंग्रेजी बर्ड होती है, तो द बर्ड्स हो जाएगा। उड़ते हैं मतलब फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई। आकाश में की अंग्रेजी इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम को सीखते हैं। तो अगला नियम है ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ। नाउन मतलब फिर वही बात, यानी सब्जेक्ट की हो रही है, तो ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सूत्र आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी वहाँ आपको क्या लगाना है, उसमें यस या ई एस ऐड कर देना है। क्लियर है ना? तो वो सूत्र आप याद करके यहाँ भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जिस प्रकार से गो के साथ ई एस करते हैं तो गोज हो जाता है, और रीड के साथ एस करते हैं तो रीड्स हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से आप वही पहले वाले सूत्र में जहाँ वर्ब है वहाँ एस या ई एस कर लीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है वह अपना काम करता है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे भाई, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि जो शुरू में लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो अंत में होता है वो क्रिया होती है। तो वह अपना काम करता है, देखिए इसमें वह सब्जेक्ट है और करना क्रिया है, तो करना की अंग्रेजी डू होती है, सिंगुलर इसलिए उसमें हम ई एस लगा देंगे, तो डज हो जाएगा। ही डज हिज वर्क, अपना काम हिज वर्क।
ठीक है। अब इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वह कठिन परिश्रम करती है। वह कठिन परिश्रम करती है, इसका अनुवाद क्या होगा भाई? वह सब्जेक्ट है तो उसकी अंग्रेजी होगी सी। ठीक है। अब कठिन परिश्रम करती है मतलब करना हो गया वर्क्स, और कठिन का मतलब हार्ड, तो सी वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम करती है, इसका अनुवाद हो जाएगा वह कठिन परिश्रम करती है। नेक्स्ट देखिए, आपका हमने यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट लिया है। हरि अपना पाठ याद करता है, तो यहाँ पर हरि सब्जेक्ट है। तो आपको बता दें जितने भी नाम होते हैं वो सब सिंगुलर माने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हरि सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाइए। हरि लर्न्स, याद करना लर्न होता है, आप इसमें ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, हरि लर्न्स हिज लेसन। हरि लर्न्स हिज लेसन, ये आपका अनुवाद हो गया हरि अपना पाठ याद करता है। नेक्स्ट है अमन मेरे साथ रहता है, ये आपका अनुवाद है अमन। फिर से मैंने देखिए नाउन सब्जेक्ट लिया अमन, अभी मैंने बताया नाम को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो अमन, रहना मतलब लिव होता है, उसमें आप ES यूज करिए, लिव्स हो जाएगा, अमन लिव्स। ठीक है। मेरे साथ, साथ की अंग्रेजी विद होती है, तो विद मी, मेरे ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम मी लिखेंगे। तो अमन लिव्स विद मी, अमन मेरे साथ रहता है का हिंदी अनुवाद होता है। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस को और हमें बताइए अगर आप